Hello friends, welcome to channel. So in today video we are going to discuss some important topic, some important point that is very confusing for the new aspirants जो भी अभी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं आने वाले टाइम के लिए। तो उनके लिए ये बेसिकली वीडियो है बिगनर्स गाइड फॉर अबाउट यूजीसी नेट। सो इस एग्जाम को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन होती है छोटे छोटे टर्म को लेकर के उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजीसी एनटीए एंड नेट। यूजीसी क्या है या एनटीए क्या होता है, नेट का एग्जाम किस प्रकार से होता है, या फिर नेट एंड जेआरएफ में नेट एंड जेआरएफ में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ, what the age limit and age relaxation for this exam, and what is the education qualification for this exam. So all these things we are going to discuss in this video. So let us start. So before begin, it is all about me, and you can mail me at socialwork.eportal@gmail.com for any query, and also join the telegram at swap_net. So let's start. So जैसा कि यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं, बिगनर्स गाइड फॉर अबाउट यूजीसी नेट। तो जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि यूजीसी क्या है, नेट क्या है, एनटीए क्या होता है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है जो भी नए एस्पिरेंट्स आते हैं उनको इन सभी चीज़ों में। सो उसके लिए ये बेसिकली यहाँ पर वीडियो बनाया गया है। सो देख सकते हैं आप यहाँ पर यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, और यूजीसी बेसिकली इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था अकॉर्डिंग टू द यूजीसी एक्ट 1956। इस एक एक्ट पारित किया गया था पार्लियामेंट में, उसके आधार पर इसको बनाया गया था, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। इसको 1956 में फाउंड किया गया था। और इसका काम क्या है, बेसिकली क्यों बनाया गया? कोई कमीशन जब बनाई जाती है कोई, तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई मोटिव होता है। तो इसका काम क्या है? ये जितने भी हमारे देश में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना और उनको मेंटेन करना, उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। जैसे कोई नई यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलता है तो उसको रिकॉग्नाइज करना, एक्रेडिट करना, या फिर फंडिंग प्रोवाइड कराना डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को। तो ये काम होता है यूनिवर्सिटी यूजीसी का, ये कमीशन का। और अगर हम बात करें एनटीए, तो एनटीए बेसिकली एक टेस्टिंग एजेंसी है जिसके द्वारा ये नेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी के द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो ये जो नेट का एग्जाम है एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और अगर बात करें नेट की, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, बेसिकली ये जो टेस्ट कराया जाता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर लेक्चरशिप के लिए, या फिर जो भी पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए, अगर कोई फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इस टेस्ट को देगा, और उसके टेस्ट में अगर वो एलिजिबल पास हो जाता है तब उसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी, या फिर उसको लेक्चरशिप के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा इस एग्ज़ाम के बाद। सो ये नेट का एग्ज़ाम है जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सो बेसिकली अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे नेट के बारे में, इस एग्ज़ाम के बारे में, और लेक्चरशिप क्या होता है या फिर जेआरएफ किसको मिलता है, ये सभी जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी आप नेट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर ऑप्ट करने के लिए आपको, जब फॉर्म भरते हैं तो आपको फॉर्म भरने में वहाँ पर मेंशन रहता है कि किस लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, एलएस के लिए या फिर जेआरएफ के लिए। एलएस का मतलब होता है लेक्चरशिप के लिए। जैसे कि आप टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में, तब आपको एलएस वहाँ पर फिल करना है। और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप जेआरएफ फिल कर सकते हैं। बट जिसको जेआरएफ मिल जाता है तो वो लेक्चरशिप के लिए अपने आप एलिजिबल हो जाता है। तो जेआरएफ किसको मिलता है उसको आगे देखते हैं। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेट एग्जाम के बारे में, जैसे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, एंड उसके अलावा एलएस और जेआरएफ के लिए सेम क्वेश्चन पेपर होता है। आप अगर जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको फेलोशिप चाहिए, या इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप चाहते हैं, तब भी आपको वही एग्ज़ाम देना होगा जो लेक्चरशिप के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो एग्ज़ाम सेम होता है, पेपर सेम रहता है, बट कट ऑफ अलग अलग होता है। तो कट ऑफ अलग क्यों होता है? जेआरएफ केवल उन्हीं कैंडिडेट को दिया जाता है या जो मेरिट में सबसे ऊपर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं तो उसमें से 6 या 7 जो कैंडिडेट होते हैं उनको जेआरएफ दिया जाता है। सो मेरिट में जो टॉप करते हैं उन्हीं को जेआरएफ मिलता है। और इसके अलावा अब बात करें हम कट ऑफ की, तो दोनों के लिए कट ऑफ अलग अलग बनता है, जैसा कि ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर सैंपल है, जून 2019 का कट ऑफ यहाँ पर मेंशन है, देख सकते हैं आप। कट ऑफ मार्क्स जेआरएफ के लिए जनरल के लिए था 62 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए था 55। तो इसके बीच में काफ़ी गैप होता है 7 से 8% का दोनों के बीच में। और अभी हम देखते हैं आगे कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एलएस उसमें फॉर्म में ऑप्ट करना है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई क्यों करते हैं? या तो आपको टीचर बनना होता है, या फिर आपकी एज लिमिट क्रॉस कर जाती है तो आप
जीआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जीआरएफ के लिए एक एज लिमिट होती है, उस एज लिमिट के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एलएस ऑप्ट करना होता है। और हम बात करें जीआरएफ के लिए, तो अगर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म में एलएस एंड जीआरएफ फॉर्म में आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर मेंशन रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जीआरएफ, सो आपको उसको ऑप्ट करना होगा अगर आप जीआरएफ चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप पीएचडी करना चाहते हैं और फेलोशिप चाहिए आपको, तो आपको फॉर्म में एलएस प्लस जीआरएफ फिल करना होगा। सो जीआरएफ बेसिकली क्या होता है और ये एलएस क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। सो जीआरएफ कौन से कैंडिडेट होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है, या कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन दी जाती है। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में इसी वीडियो में। सो इसमें मैक्सिमम एज 30 ईयर होती है, एंड दोज हु रैंक हायर गेट द नेट जीआरएफ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, जो टॉप 6 से लेकर 7% स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को जीआरएफ दिया जाता है। जीआरएफ देने का मतलब ये होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जीआरएफ का, और जब भी आप पीएचडी के लिए कहीं जाते अप्लाई करते हैं तो आपको जब फेलोशिप चाहिए होती है तो आपको उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको देना होता है, ताकि आपके आपके अकाउंट में जो स्टाइपेंड है वो आ जाती है। तो ये बेसिकली उसमें एक अवार्ड दिया जाता है, आपको वहाँ पर अटैच करना होता है जब भी आप पीएचडी में एनरोल करते हैं। सो जीआरएफ का केवल इतना ही इम्पोर्टेंस है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तभी आपको जीआरएफ का आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं, आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो गया तो आपको गवर्नमेंट पैसे देगी या यूनिवर्सिटी कोई पैसा देगी, ऐसे पैसा नहीं मिलता है। आप पीएचडी करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। नेट नेट टेस्ट क्वालिफाइंग होता है कि इसका मतलब ये है कि आप अगर नेट का एग्जाम देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए एनरोल कर पाएंगे, उसके लिए आपको इंटरव्यू देना ही होगा। बस इतना अंतर होता है कि आप अगर जीआरएफ है तो आपको किसी किसी भी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको उसको आपको नहीं देना होता है, केवल आपको इंटरव्यू आपको अपेयर करना पड़ता है। सो एंड जो भी जीआरएफ के लिए क्वालिफाइड होता है वो लेक्चरशिप के लिए ऑटोमेटिक ही क्वालिफाई हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिक ही राज्यसभा का चेयरमैन हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप जीआरएफ जीआरएफ क्वालिफाई हैं तो आप अपने आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और अगर बात करें इसमें स्टाइपेंड की तो मंथली आपको 30,000 या 32,000 मिलता है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और लोकेशन कौन सी है, सिटी कौन सी है। और बाद में ये 2-3 साल आप जब उसको अपग्रेड करना होता है फेलोशिप को, आप जब पीएचडी करते रहते हैं, रिसर्च पे करते रहते हैं तो आप जीआरएफ में उसको कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें इसको बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और सीनियर रिसर्च फेलोशिप में वो जो स्टाइपेंड है बढ़ के मिलती है आपको, 4-5 हज़ार रुपये बढ़ जाता है उसमें, लाइक 35,000 ऐसे कुछ अमाउंट आपको दिया जाता है। एंड अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, और ये जो अगर जब नेट आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप लेक्चरशिप के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में अक्रॉस द इंडिया। जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई रहते हैं उनको जीआरएफ अवार्ड नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता दिया है जीआरएफ के उनको ही मिलता है। कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनमें से कुछ कैंडिडेट को लाइक 6% या 7% कैंडिडेट को जीआरएफ दिया जाता है। सो यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो जीआरएफ के लिए 30 ईयर है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं कि कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिनको कुछ एज रिलैक्सेशन दी जाती है कि वो जीआरएफ में अप्लाई कर सकते हैं 30 साल से ज़्यादा होने के बावजूद भी। जैसे कि अगर बात करें ओबीसी की, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर या फिर B1 के लिए जितने भी ये एप्लीकेंट होते हैं इनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है, कि आप अगर 35 साल के हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और रिसर्च एक्सपीरियंस जिसको है तो उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है। एंड आर्म फोर्स के लिए आपको 5 साल का रहता है, एलएम के लिए 3 साल का। सो ये बेसिकली एज रिलैक्सेशन था। और अगर बात करें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि कौन अप्लाई कर सकते हैं ऐसे एग्ज़ाम के लिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए या फिर वो कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है पीजी में और उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो उस प्रकार जितने भी कैंडिडेट होते हैं इस प्रकार के उनकी जो एग्रीगेट परसेंट होनी चाहिए मास्टर में 55% होनी चाहिए, और एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर के लिए 50% होनी चाहिए। तो ये परसेंटेज क्राइटेरिया है डिफरेंट कैटेगरी के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग तैयारी करने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए, नेट के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली आप लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसका जो बेनिफिट है सबको मिल सके। और
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।